हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी इंग्लिश का। यहाँ पे एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर मोड में समझेंगे और उसका जो भी रहेगा आपको पॉइंट उसको अच्छे से बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला कह रहा है आपका यहाँ पर, और देखिए इसमें आपके लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए बारीक बारीक तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे ढूंढ के लाया गया है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे आपके पीवाईक्यू हैं, और आप जानते हैं पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, और पीवाईक्यू के यहाँ पे अच्छे से ला करके उसको क्या है, एनालिसिस किया गया है। तो देखिए बताया गया आपको यहाँ पे अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताया गया यहाँ पर, कह रहा है कि इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज द कैरेक्टर कैलिबन अपीयर एज द सन ऑफ द विच साइकोरैक्स। कह रहा है कि कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में कैलिबन नाम से कैरेक्टर आया है जो कि एक चुड़ैल साइकोरैक्स का बेटा है। तो आप जानते हैं कैलिबन कैरेक्टर आपका द टेम्पेस्ट में आया। देखिए आंसर आपके सामने लिखा, लेकिन इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से समझना है। देखिए सीधे क्वेश्चन आंसर याद करने से आप हमेशा गलती करते हैं। जब तक क्वेश्चन का सही प्रकार से आपको ऑपरेशन ना करना आए और जब तक सही प्रकार क्वेश्चन समझना ना आए, तब तक आपसे गलती हमेशा होती रहेगी। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे प्ले है जिसका नाम है आपका टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट में ही एक कैरेक्टर इसका नाम है कैलिबन। और कैलिबन क्या है आपका, क्या है ये आपकी चुड़ैल जो है इसका साइक्रोक्स का ये बेटा है। ठीक है, बताया गया यहाँ पे कैलिबन एक सावेज, जानते सावेज में तो जंगली जंगली और डिफॉर्म्ड स्लाब है, स्लाब दास है, नौकर है, जिसे प्रोस्पेरो ने आइलैंड पर बंदी बनाया हुआ है। बंदी बन करके क्या है, वो प्रोस्पेरो का नौकरी करता नौकर है। और जानते हैं प्रोस्पेरो की बेटी का नाम क्या है, मिरिंडा। इसमें मिरिंडा भी कैरेक्टर है, जिसे बोलते हैं टेम्पेस्ट की हीरोइन है ये प्ले की। कह रहा है कि यहाँ पे द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग या लास्ट कंप्लीट प्ले कहते हैं, माना जाता है। इसमें क्या मास्क एलिमेंट का यूज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर हु कॉल्ड मिल्टन द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। कह रहा है मिल्टन को पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा था, तो कहा था जॉन ड्राइडन ने कहा था इसको। ठीक है, कह रहा ड्राइडन ने मिल्टन की पोएटिक स्टाइल और स्पेंसर का प्रभाव को देखते हुए ये बात कहा था। किसके लिए ये कहा था, मिल्टन के लिए। कौन कहा, जॉन ड्राइडन ने ये बात को कहा था। कह रहा मिल्टन ने खुद ही स्पेंसर को अपना मास्टर माना था, अपना गुरु माना था। मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट, देखिए ये लेडी ऑफ क्रिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 पॉइंट इसका कह रहा है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दिस लाइन अपीयर्स इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है नेचर नेवर बिट्रे, कह रहा है प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती है या कभी चीट नहीं करती जो उससे प्रेम करता है, जो प्रकृति से प्रेम करता है। ये लाइन आपकी टिंटन एबे से ली गई है। ठीक है, और जो किसकी पोएम है, ये पोएम आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की। कह रहा है कि ये लाइन वर्ड्सवर्थ के नेचर के प्रति अमर विश्वास को दिखाती है, जहाँ वो अपनी सिस्टर, अपनी बहन डोरोथी को कंसोल कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं प्रकृति के बारे में, उसको बता रहे हैं कि प्रकृति वास्तव में नेचर कैसी है। यहाँ पे क्या, इस पोएम का फुल टाइटल, इसका पूरा शीर्षक क्या है, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटर्न अबे। ये 1798 के लिरिकल बल्डर्स की क्या है, ये अंतिम या लास्ट ये लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं लिरिकल बल्लेट्स में पूरी 23 पोएम थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 थी एस.टी. कॉलरेज की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि गाल्सवर्थीज प्ले द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 डील्स विद द थीम ऑफ, जो कि आपको 1900 किसमें 6 में आया था। कह रहा है कि इसका थीम क्या था, तो इसका थीम क्या था, इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। मतलब क्या है, जस्टिस के असमानता की बात किया था यहाँ पे। डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ को 2 रूप में दिखाया गया था, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग दिखाया गया था। इसमें दिखाया गया कि कैसे अमीर जैक बार्थविक और गरीब जॉन के लिए कानून अलग अलग बर्ताव करता है। ठीक है, एक ही देखिए, एक जुर्म
चोरी के लिए, कह रहा है कि चोरी के लिए देखिए दोनों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये गाल्सवर्थी का पहला प्ले था, उन्हें 1932 में इसी के लिए क्या था, नोबेल प्राइज मिला था। देखिए कब मिला था, 1932 में मिला था। और इसका थीम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसका डेट भी याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर इसका है। कह रहा है कि इन शेक्सपियर्स हैमलेट हाउ मेनी सोलिक्यूज आर डिलीवर्ड बाय द प्रोटेगोनिस्ट। कह रहा है कि जो इसका मुख्य पात्र है, जो मैकबेथ है, उसके द्वारा कितने जो है सोलिक्यूज बोले गए हैं, तो बोले गए हैं 7 यहाँ पर, ठीक। कह रहा है हैमलेट के इनर कॉम्प्लेट को देखने के लिए शेक्सपियर ने 7, अच्छा यहाँ पे हैमलेट की बात करें, हम गलती से बोल देते मैकबेथ की, ठीक है। कह रहा है कि हैमलेट के इनर कॉम्प्लेट को दिखाने के लिए शेक्सपियर ने 7 सोलिक्यूज का यूज किया है, जिसमें सबसे फेमस क्या है, टू बी और नॉट टू बी। अगर हम पूछेंगे, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मिल्टन ने कितने सोलिक्यूज बोले हैं, तो इनके द्वारा 7 बोला गया, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, टू बी और नॉट टू बी है। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन या कह रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, इसे कहते हैं इन डिसीजन इन एक्शन कहते हैं भी कहा जाता है। फिर आका कह रहा है कि मिल्टन्स लिस्टस इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। कह रहा है कि मिल्टन की जो लिस्टस एक प्रकार की क्या है, पेस्टोरल एलेजी है, जो उनके मित्र के मृत्यु के ऊपर लिखी गई है। उनके मित्र का नाम क्या था, ये क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड किंग था, ठीक है, अब बताया गया है। एडवर्ड किंग की डेथ कह रहा है इरिस, देखिए इरिस सी बताया गया, इरिस सागर में डूबने से हुई थी, उसी की याद में मिल्टन ने ये इलेजी जानते हैं आप लोग, शोक गीत होता है, इसे हम किसी की मृत्यु पर लिखते हैं, उसको गाते हैं। लिस्टस में मिल्टन ने कह रहा है क्लेरजे चर्च पर भी अटैक किया है, इसमें सेंट पीटर का अपीयरेंस भी होता है, याद रखिएगा। सेंट पीटर को दिखाया गया, किसमें दिखाया गया है, लिसिडस में, ठीक। लिसिडस कब आया था आपका, ये आया था आपका 1637 में आया था, 1637 में आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बल्लेट्स इन 1798, हाउ मेनी पोएम्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बल्लेट्स जो है 1798 में पब्लिश किया था। कह रहा है कि इसमें जो है वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी, तो आप जानते होंगे इनकी पोएम्स थी 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की, और 4 पोएम थी कोलरिज की, पूरी मिला के 23 पोएम्स थी लिरिकल बल्लेट्स में, ठीक है। कह रहा है कि टोटल 23 पोएम थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की थी और 4 कोलरिज की थी। द रिम ऑफ द एंशिएंट, देखिए मैरिनर, ये इनकी थी सबसे पहली पोएम। देखिए शुरुआती जो लिरिकल बल्लेट की पोएम थी वो कोलरिज की थी, और एंडिंग जो थी वो थी किसकी थी, वो थी वर्ड्सवर्थ की, जिसको आप बोलते हैं टिंटन एबे करके, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, इस पब्लिकेशन से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बल्लेट 1798 पब्लिकेशन से ही कह रहा है कि रोमांटिक एज और रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्थी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्थी का कौन सा प्ले है जिसमें जो है पूंजीपति और मजदूरों के बीच में द्वंद्व, आपसी संघर्ष दिखाया गया है, तो वो था आपका स्ट्राइक, जो कि 1909 में आया। देखिए 1909 में संघर्ष हुआ, और 1910 में आप जानते होंगे जस्टिस हुआ था, 1910 में जस्टिस हुआ था। देखिए इसका ट्रिक है कि 1909 में आपका स्ट्राइक आया था, मीन्स संघर्ष हुआ था, और 1910 में आया था इनका जस्टिस, जिसमें न्याय दिखाया गया। तो ट्रिकी इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कह रहा है कि इसमें त्रिनाथ टिन प्लेट वर्क्स में स्ट्राइक जानते हैं हड़ताल होता है, स्ट्राइक और लीडर डेविड रॉबर्ट्स और चेयरमैन जॉन एंथोनी के बीच की जिद को दिखाया गया। देखिए इसमें क्या है,
डेविड रॉबर्ट जो कि आपके यूनियन लीडर थे, और जॉन एंथोनी जो कि चेयरमैन थे। इन दोनों के बीच का यहाँ पे स्ट्राइप और यहाँ पे जिद दिखाया गया है। कह रहा है कि पॉइंट इसमें, इस प्ले का एंडिंग जिसे कहते हैं हम लोग फ्यूटिलिटी, व्यर्थ था। और क्या, क्योंकि दोनों साइड में इसमें नुकसान हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर है। कह रहा है हु इज़ द हीरो ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स लाइक ब्लेक एंड सेली। कह रहा है ब्लेक और सेली के अनुसार से पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन ने लिखा था उसका हीरो कौन है। तो इसका हीरो कौन है, इसे बोलते हैं हम सैटर्न। कह रहा है कि सैटर्न की एनर्जी और नेवर से डाई, देखो नेवर से डाई एटीट्यूड की वजह से रोमांटिक पोएट्स उसे हीरो मानते थे। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री देखिए क्या है यहाँ पे, नेवर से डाई मीन्स क्या है, सैटर्न कभी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर प्रकार से संघर्ष करके उसने ही कहा था कि हमारा मन ही वो है जो हमें नरक और स्वर्ग का एहसास कराता है। अगर हम मन से मजबूत हैं तो हम स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग भी उसको हम समझ सकते हैं, ऐसा सैटर्न ने ही कहा था। और किसमें कहा था बुक फर्स्ट में कहा था इस लाइन को। देखिए आगे बताया गया आपका इसमें पॉइंट है। कह रहा है कि मिल्टन ने इसे ब्लैंक वर्स में लिखा है और एक एपिक पोएम है। देखिए जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, और एक क्या, एक प्रकार का एपिक पोएम है, महाकाव्य, एक प्रकार का एक कविता वाली पोएम है। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 है आपका। कह रहा है कि शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 आर एड्रेस टू। क्या शेक्सपियर की पोएम 1 से लेकर 26 तक किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है। तो आप जानते होंगे इसका आंसर, ये किया गया था मिस्टर डब्ल्यू, जिसे हम कहते हैं फेयर यूथ को। कह रहा है फेयर यूथ को, मतलब 1 से लेकर 126 तक ये एड्रेस किया गया था फेयर यूथ को। और इसके बाद में 127 से लेके 152 तक एड्रेस किया गया था किसको, डार्क लेडी को बताया गया। देखिए आपका, और जो 2 था आपका सोनेट वो एड्रेस किया गया किसको, क्यूपिड को। इसको हम बोलते हैं लव, गॉड ऑफ लव, जिसे हम प्रेम का देवता बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, 11 नंबर आ गया है। कह रहा है कि शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस इज बेस्ड ऑन हुज मेटामॉर्फेस। कह रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस है वो किसके जो है रूप में या किसके आधार पर इसको आधारित मतलब बनाया गया है। तो ये किसका था, ये था ओविड का। ध्यान रखिएगा ओविड। कह रहा है ये शेक्सपियर की एक लंबी नरेटिव पोएम है, ठीक है। जब लंदन में प्लेग की वजह से थिएटर बंद था तब उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। तो कह रहा है कि यहाँ पे इसे शेक्सपियर ने अपने पैट्रोन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया। देखिए ये यहाँ पे किसको किया था, इसको डेडिकेट अर्ल ऑफ हैम्पटन, जो कि उनके क्या थे, पैट्रोन थे, उनके मित्र थे। इसे उन्होंने द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा था। उन्होंने क्या कहा था, मेरा एक खुद का पहला, इसको मैंने स्वयं से लिखा है, वो हमारा एक आविष्कार है। ये खुद लाइन विलियम शेक्सपियर ने कहा था। कह रहा है कि मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, हु रोड दिस लाइन फॉर मिल्टन। कह रहा है कि मिल्टन तुम्हें इस वर्ष रहना चाहिए था, या इस समय रहना चाहिए था। ये लाइन मिल्टन के लिए किसने कहा था, तो ये लाइन कहा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कह रहा है कि ये लाइन वर्ड्सवर्थ की सोनेट लंदन 1802, कह रहा है कि ये लाइन कहा गया था, ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने कहा था, कहाँ कहा था, लंदन। इनका एक सोनेट था लंदन 1802 में। इसी को हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम था टू मिल्टन में ये बात कही गई थी। कहा गया है वर्ड्सवर्थ मिल्टन की मोरल स्ट्रेंथ और उनकी सोल लाइक स्टार की तारीफ करते हैं ताकि इंग्लैंड की गिरी हुई हालत फिर से सुधर सके। देखिए उन्हें कहते हैं सोल लाइक स्टार, उनकी आत्मा को तारों के समान बताया गया। किसके द्वारा बताया गया है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिएगा आगे कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स एडेड बाई वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि किस वर्ष लिरिकल बल्लड्स में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को ऐड किया था। तो आप जानते हैं इसका ईयर था 1800। आपको पता होना चाहिए कि आपका लिरिकल बल्लड्स केवल आया था आपका 1798 में आया था, और आपका इसमें प्रीफेस ऐड कर दिया गया था किसमें, 2 साल के बाद में 1800 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा मेन पॉइंट यहाँ बताया। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बताया है। कहने मतलब वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो कम पढ़े लिखे लोगों में, साधारण लोगों में, सबको से प्रकार से वो समझ में आए। उसमें ऐसे शब्दों को, ऐसे और बातों को आप जोड़िए और ऐड करिए जिससे वो बातें साधारण लोग उसको इस प्रकार से अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, तो ये कहा गया था आपका। ठीक है, ये फिर क्या कहा गया है, दी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी होती है। मतलब क्या है, इसमें क्या है, उनको समझने में आसानी होती है और शांति से हर बात से प्रकार से वो समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन गाल्सवर्थीज द फोरसाइट सागा इज अ ट्रायलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट नोवेल ऑफ दिस ट्रायलॉजी। कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्थी का फोरसाइट सागा क्या था, एक ट्रायलॉजी था। कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा ट्रायलॉजी नोवेल आपका कौन सा था। तो आप जानते हैं आपका पहले इसमें कौन सा था, आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था। इसमें 3 थे आपके, देखिए बताया गया आपका यहाँ पे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, और दूसरा था आपका इसमें द चांसरी था, और तीसरा आपका इसमें टू लेट करके था। और इसमें 2 बीच में क्या थे आपके इंटरल्यूड भी थे। और एक कब आया था, ये आया था आपका 1906 में आपका आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विच ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर वॉल्टिंग एम्बिशन। कह रहा है कौन सी ट्रेजेडी शेक्सपियर की इसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा या बड़ी इच्छाएं या बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा की बात की गई। तो आप जानते हैं वो आपका है मैकबेथ। मैकबेथ में क्या आता है, एम्बिशन आ जाता है, वो हो जाता है एम्बिशियस, इसीलिए उसका डाउनफॉल होता है, इसलिए उसका ट्रैगिसफुला, उसका हमासिया हो जाता है। कह रहा है कि मैकबेथ का पतन उसकी हद से ज़्यादा बढ़ने वाली महत्वाकांक्षा या एम्बिशन की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। देन कह रहा है कि इसे स्कॉटिश प्ले भी कहते हैं। मैकबेथ को स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है। इसमें 3 विचेज का रोल भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा क्वेश्चन आपसे कि 3 विचेज किस में दिखाया गया है, तो आपको सीधे चूज करना रहेगा अपना मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आपका यहाँ पे कह रहा है कि 16 है, कह रहा है कि इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हु इज़ द सेकंड इन कमांड टू सैटर्न। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो है सैटर्न का सेकंड इन कमांड कौन था, या सैटर्न का सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था जिससे अपनी हर बात कह लेता था। तो वो था आपका यहाँ पे बिल जेब। ये था आपका बिल जेबब कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कह रहे बिल जेबब सैटर्न का सबसे खास साथी है जो हेल में पेंडेमोनियम जिसे कहते हैं शैतान का महल बनाने और आगे की प्लानिंग में साथ देता है। देखिए ये कह सकते हैं आप, जो आपका बिल जेबब था ये था सैटर्न का बहुत ही खास आदमी, जो उसकी हमेशा हर बात पे साथ देता था और हमेशा उसके पक्ष में वो रहता था। फिर कहा गया आपका कह रहा पेंडेमोनियम शब्द का आविष्कार मिल्टन ने ही किया था। देख लीजिएगा वर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया खुद मिल्टन के द्वारा है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल डेमन्स प्लेस, मतलब सभी शैतानों का स्थान या शैतानों का झुंड या महल या कस्बा कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग। कह रहा है कि नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर वॉज इंस्पायर्ड बाई अ टूर ऑफ विच प्लेस। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का सोलिटरी रीपर एक प्रकार का क्या है, टूर प्लेस है, जो कि मतलब कहाँ की बात करता है, कहाँ के टूर की बात करता है। तो जानते हैं बात करता है स्कॉटलैंड की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सोलिटरी में यहाँ पे ओ करके आया है और इसमें भी आपका ओ करके आया, तो थोड़ा ट्रिकी चीज़ों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1803 में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ स्कॉटलैंड गए थे। तो ये कहानी कब की बताई गई है, ये कहानी आपके 1803 की है। कह रहा है कि गए थे, फिर वहाँ पे क्या, वहीं एक लड़की को खेत में गाते हुए देखकर यह पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। जबकि उसकी बातें जो है सही प्रकार समझ नहीं पाए थे, फिर भी उसके स्वभाव से, उसके खुशीपन से इंस्पायर होकर के इन्होंने ये कविता लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए
कह रहा ये पोएम इरेस और गैलिक, देखिएगा कह रहा है कि जो लड़की गाना गा रही थी, जो उसका लैंग्वेज था इरेस या गैलिक लैंग्वेज के बारे में है, जो वो लड़की गा रही थी, जिसे पोएट समझ ही नहीं पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए ये वर्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरेस और गैलिक लैंग्वेज है आपका, जो लड़की स्कॉटलैंड से गा रही थी। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे द ड्रामा ऑफ आइडियाज और प्रॉब्लम प्ले इस टर्म क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑथर एमंग द फोर। कह रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का या प्रॉब्लम प्ले का, तो ये किस कवि से ज़्यादा संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जॉन गाल्सवर्थी से। ये हमेशा क्या करते हैं, सोशल की प्रॉब्लम्स को अपने लेख में वो लिखते थे, उसको प्रकट करने का काम करते थे। कह रहा है कि गाल्सवर्थी के प्लेस जैसे कि जस्टिस है, स्ट्राइप है, समाज की प्रॉब्लम्स और कानूनी कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है। कह सकते हैं इनका मेन मकसद इंटरटेनमेंट से ज़्यादा सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार करना था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किंग लियर, शेक्सपियर्स किंग लियर विच डॉटर इज ट्रूली लॉयल टू हिम। कह रहा है शेक्सपियर की जो किंग लियर है, किंग लियर की कौन सी बेटी उनके प्रति ज़्यादा लॉयल थी या ज़्यादा विश्वसनीय थी? तो यहाँ पे इनकी बेटी का नाम है कॉर्डेलिया। आप जानते हैं इनकी 3 बेटी थी, इसका नाम था गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया था। ये दोनों इनको चीट करती है, बट ये कॉर्डेलिया इनका साथ देती है। सिर्फ कॉर्डेलिया ही अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन वो चापलूसी नहीं कर पाती है। ठीक है। कह रहा है कि लियर की ट्रेगिस फ्लॉ था उसका क्या, किसका, किंग लियर का प्राइड और मिस जजमेंट था, उनका खुद का गर्व और क्या है, सही न्याय न कर पाए, उनका ट्रेगिस फ्लॉ था। कॉर्डेलिया की डेथ पर लियर का रोना सबसे ट्रेगिस सीन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ। कह मिल्टन की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो देखेंगे पहली पत्नी का नाम था मैरी पॉवेल। याद कर लीजिएगा आप लोग, मैरी मतलब क्या, शादी करना। जानते हैं आप लोग। तो ट्रिक है आपका कि सबसे पहले शादी किससे की थी? शादी की थी मैरी पॉवेल से। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? देखिएगा यहाँ बताया गया आपका। इनका दूसरी पत्नी का नाम था कैथरीन वुडकॉक और तीसरी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ मिन्सुल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कहा गया इसमें मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। मैरी पॉवेल से उनका रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण रहा, जिसकी वजह से उन्होंने द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स को लिखा था। इस पैम्फलेट को उन्होंने लिखा था किसके, मतलब किस सोच के ऊपर से या किसकी बातों से? मैरी पॉवेल के। बताया गया इनकी 3 वाइफ थी, कैथरीन वुडकॉक थी और एलिजाबेथ मिन्सुल भी इनकी वाइफ थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ आपका फैक्ट आया है। कह रहा है कि शेक्सपियर के टोटल कह रहा है कि 37 प्लेज थे, 154 सोनेट थे। पता होगा आपको। मिल्टन कह रहा है ब्लैंक वर्स के मास्टर ग्राउंड स्टाइल के लिए मशहूर जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ को मानते हैं हम लोग हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और गाल्सवर्थी क्या मानते हैं? गाल्सवर्थी को माना जाता है सोशल रियलिटी और लीगल इनजस्टिस के चित्रकार मानते हैं इनको हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है से क्वेश्चन 21 नंबर है। कह रहा है कि शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। कह रहा है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस किस श्रेणी से संबंधित है? तो आप जानते हैं इसे बताया गया ट्रेगिस कॉमेडी और बताया गया इसको रोमांटिक कॉमेडी, ये दोनों प्रकार से। क्यों? कह रहा है इसमें ट्रेजेडी साइलक का नुकसान और कॉमेडी क्या, पोर्सिया और बेसिनियो का मिलन। ठीक, याद रखिएगा इसमें दोनों एलिमेंट्स है। जानते हैं जहाँ आपका ट्रेजेडी और जहाँ कॉमेडी दोनों होता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेगिस कॉमेडी। ठीक है, इसे बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। कह रहा है कि इसका सबसे फेमस सीन क्या था? ट्रायल सीन। आप लोग को पता होना चाहिए ट्रायल सीन में जहाँ पोर्सिया क्या है, साइलक से कहती है कि तुम 1 पाउंड मांस काट सकते हो वो एंटोनियो का, लेकिन वहाँ पे 1 बूंद रक्त ना गिरे, क्योंकि बॉन्ड में कहीं भी रक्त की बात नहीं की गई। ठीक, देन इसी के यहाँ पे क्या है, ट्रायल सीन है जहाँ पोर्सिया क्वालिटी ऑफ मर्सी की स्पीच देती है, बात करती है। कह रहा है कि नेक्स्ट है आपका इन विच वर्क डज मिल्टन स्टेट बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। कह रहा है किस वर्क में मिल्टन ने ये बताया, लिखा है कि बेटर टू रेन इन हेल। कह रहा है कि नरक में क्या है, नरक में यहाँ पे बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। कह रहा है कि यहाँ पे
स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नरक के मालिक बनकर रहो। ये बात कहा गया आपका। ये कहा गया आपका यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में कहा, और लाइन कहता है सैटन के द्वारा लाइन कही गई जो उसके गर्व, उसके प्राइड और यहाँ पे क्या है लिखा गया स्वतंत्रता की चाह को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कह रहा है कि यहाँ पे सैटन को मिल्टन ने शुरुआती में एक इपिक हीरो की तरह पेश किया है जो बाद में डिग्रेड हो जाता है, जो बाद में उसका पतन हो जाता है। किसका? सैटन का। कह रहा है वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम सारा सीरीज ऑफ हाउ मेनी पोएम। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का लूसी पोएम क्या कितनी पोएम की सीरीज है, तो आप जानते हैं ये 5 पोएम की ये सीरीज है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये 5 पोएम्स का एक ग्रुप है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन आई हैव नोन सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, जो एक अनजान लड़की लूसी के लिए लिखी गई थी। देखिए कह रहा है कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन आई हैव, देखिए ये 2 लाइन जहाँ मिलेगी सी ड्वेल्ट अमंग, तो इसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे हमारी लूसी पोएम, इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें और पॉइंट है आपका, इन पोएम्स में डेथ और नेचर के गहरे रिश्ते को दिखाया गया है। लूसी की असली आइडेंटिटी अभी तक रहस्य, मतलब अभी तक कोई नहीं जान पाया है कि लूसी ग्रे पोएम थी इसका मेन किरदार कौन था, ये अभी तक मालूम कोई नहीं कर पाया है। ठीक, डोरोथी के बारे में तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, बट एग्जैक्ट इसको हम लोग लूसी नहीं मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर है, कह रहा इन गर्ल्सवर्थ प्ले लॉयल्टी, जो कि आपका 1922 में आया था। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम, का लॉयल्टी का आपका मुख्य थीम क्या था, ये क्या था आपका, देखिएगा इसमें दिखाया गया आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉयल्टी, जिसमें क्या है अलग अलग लॉयल्टीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, इसी में क्या है जातिवाद भी दिखाया गया, धार्मिकवाद भी इसमें दिखाया गया, इसमें दिखाया गया आपका। इसमें दिखाया गया है कि लोग अपने ग्रुप, रिलीजन, प्रोफेशन, फैमिली के प्रति इतने लॉयल होते हैं कि वो हक और इंसाफ को भी भूल जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। कह रहा है कि ये गाल्सवर्थे के सबसे सफल प्रेस में से एक है जो रेशियल, देखिए जातिवाद, रेशियल प्रज्यूस, मतलब यहाँ कह रहा है कि वर्तमान और द लेविस को भी दिखाता है, मतलब इसी में क्या है आपका रेशियल प्रज्यूस दिखाया गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर है, 25 है, कह रहा है कार्वर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वॉलियन नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कह रहा है कि जो कायर लोग होते हैं वो कई बार मरते हैं अपने मुँह, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं बस एक ही बार इसका स्वाद लेते हैं। ये लाइन कह रहा है कि कहाँ है, तो लाइन कहाँ है भैया, ये लाइन आपका जूलियस सीजर से है, जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, और जूलियस सीजर को आप लोग जानते से बोलते हैं रोमन प्ले इसको बोलते हैं। कह रहा है यहाँ पे ये लाइन सीजर खुद कहता है जब उसकी पत्नी, यहाँ पे देखिए कल्पूर्निया इनकी पत्नी का नाम है, उसे खतरे से बचाने की सलाह देती हैं। ठीक है, कह रहा है कि जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, इसमें ब्रूटस, देखिए ब्रूटस याद रखिएगा, ब्रूटस को द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल कहा, क्या कहा गया, ब्रूटस को मतलब क्या रोमन के क्या अच्छे व्यक्तियों में, महान व्यक्तियों में इसकी एक संज्ञा दी गई है, कहा गया है। आगे है आपका पॉइंट, कह रहा है कि मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड इन व्हिच ईयर, कह रहा है मिल्टन जो है किस वर्ष पूर्ण रूप में अंधे हो गए थे, तो आप जानते हैं इनका वर्ष क्या था, यहाँ पे 1652 था, और इनकी उस समय एज कितनी थी, 44 ईयर ओनली थी। कह रहा है कि 44 साल की उम्र में मिल्टन की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। उन्होंने अपनी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में इसका दर्द बयां किया है। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के बाद ही पैराडाइज लॉस्ट जैसी महान इपिक लिखी, जो उन्हें डिक्टेट करवाई थी, मतलब उसको लिखवाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अंधे होने के बाद भी मिल्टन ने कितना बड़ा अच्छा मतलब इपिक लिखा, पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन लिखा, क्या क्या लिखा बताइए आखिर में अपनी मतलब अंधे होने के बाद। यहाँ पे इंसान क्या है, एक शरीर में कोई कमी है तुरंत क्या आलसीपन बहाना बना करके बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन लिरिकल बल्लड्स, जो कि आपका 1798 में आया था, विच पोएम वाज रिटन बाय कोल्ड्रिज। कह रहा है कि लिरिकल बल्लड में जो आपकी पोएम है, इसमें आप जानते हैं इसमें पूरा 23 पोएम थी, और जिसमें क्या था 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की, और इसमें 4 पोएम कोल्ड्रिज की थी। तो कह रहा है कि इसमें जो है कौन सी मुख्य पोएम जो है कोल्ड्रिज ने लिखी थी।
तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या, द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। और देखिए ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग लाइन है लिरिकल बल्लेट की, और टिंटन अबे जो क्या था इसका एंडिंग लाइन थी जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। खैर यहाँ पे ये कलेक्शन की सबसे पहली पोएम है, देखिए सबसे पहली पोएम है। बाकी की मेजर पोएम जैसे कि टिंटन अबे ये वर्ड्सवर्थ की है। कह रहा है कि इस पोएम में कह रहा अल्ब्रोटोस परिंदे की हत्या की कहानी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या, अल्ब्रोटोस एक परिंदा, उसकी हत्या की इसमें कहानी, जो एक बुरा शकुन कह रहा है कि बाद में वुमेन बन जाती, बाद में क्या बन जाती, वुमेन बन जाती वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाट इज गाल्सवर्थीज द सिल्वर बॉक्स अबाउट। कह रहा है कि गाल्सवर्थी का सिल्वर बॉक्स किसके बारे में लिखा गया, तो जानते हैं इसमें थेफ्ट ऑफ सिल्वर बॉक्स एंड सीक्रेट बॉक्स। देखिए थेफ्ट ऑफ सिल्वर सीक्रेट बॉक्स के बारे में है। इसमें क्या होता है, इसी का चोरी होना इसमें दिखाया गया है। कह रहा इस चोरी के बहाने गाल्सवर्थी ने अमीर और गरीब के बीच के न्याय, कह रहा न्याय जस्टिस के फ़र्क को दिखाया है, कि कह सकते हैं कि एक ही क्राइम के लिए दोनों को किस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर न्याय मिलता है, या अलग अलग यहाँ पे उन लोग को कह सकते हैं सज़ा मिलती है। अमीर को उसी कर्म के लिए छूट मिल जाती है और गरीब को उसकी सज़ा मिल जाती है, ऐसा दिखाया गया इसमें आपका। क्या जॉन्स जो गरीब को सज़ा मिलती है और जबकि जैक अमीर बच निकलता है, उसको वहाँ से रिहाई मिल जाती है। ये आज भी सच है कि सब कुछ पैसा है, कहते हैं पैसा ही बोलता है, उसके सिवा इंसान कभी कुछ नहीं बोल पाता है। कहते नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो दुनिया में सब कुछ पैसा है, ठीक। लेकिन सब कुछ पैसे के साथ में रिश्तों का भी मायने थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या रहा शेक्सपियर सोनेट्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। क्या शेक्सपियर का सोनेट जो है किस रूप में लिखा गया, तो आप जानते हैं इसमें क्या है 3 क्वाड्रेंट्स और यहाँ पे एक कपलेट होता है आपका, ध्यान रखिए बताया गया आपको यहाँ पे, अच्छे समझा दिया गया चीज़ के बारे में। क्या शेक्सपियर सोनेट के स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसमें 4 लाइन की, यहाँ पे 3 जो आपके स्टैंजा होते हैं और 1-2 लाइन का होता है, ठीक है। जानते हैं आप लोग, चाहते हैं 12 हो जाएगा और 2 आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पे इनका सोनेट जो था वो 14 लाइन्स का आपका होता था। इसका रिम स्कीम क्या था आपका, A B C D E F और G करके था। इसके बाद देखिएगा ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि पेट्रार्कन सोनेट से अलग, इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक कपलेट होता है और क्या एंडिंग क्या होता है इसका, कपलेट होता है, और पूरे सोनेट क्या होता है, निचोड़ होता है आपको। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो कपलेट होता है आपका पूरे सोनेट का निचोड़ होता है। इसमें मतलब क्या होता है, पूरे पोएम के हम लोग यहाँ पे थीम को, बातों को बता दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि हु इज़ द एंटागोनिस्ट विलन इन शेक्सपियर्स ओथेलो। क्या शेक्सपियर के ओथेलो में कौन जो है एंटागोनिस्ट है या विलन है, तो आप जानते हैं ओथेलो का सबसे खतरनाक विलन कौन था आपका, इयागो था आपका, ठीक है। कह रहा है कि इयागो को शेक्सपियर का सबसे खतरनाक विलन माना जाता है क्योंकि वो मोटिवलेस मैग्नेटी दिखाया गया, मतलब बिना किसी यहाँ पे ठोस वजह के वो क्या है, सबको आपस में लड़ाया भिड़ाया करता है। याद रखिएगा, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे, मोटिवलेस मैग्नेटी, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे वो ओथेलो के कान भरता है और उससे शक करने पर मजबूर कर देता है, जिसके कारण डेस्टिमोना की मौत हो जाती है। देखिए यहाँ पर इसलिए कहते हैं दूसरे की बातों पर यकीन बहुत कम क्या कीजिए, जब तक सच्चाई आपके सामने न आए तब तक कभी कोई ऐसा कदम न उठाइए कि बाद में आपको पछताना पड़े। अब यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट था, नोट था आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी थोड़ी इसको। कह रहा है कि विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन वॉज रिटन टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कह रहा है कि किस वर्क में जॉन मिल्टन ने यहाँ पे क्या कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की है, तो आप जानते हैं ये था आपका एरोपेडिका था, जो कि आपका 1644 में आया था, 1644 में आया था। कह रहा है कि ये एक वर्क है जिसमें मिल्टन ने लाइसेंसिंग और सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है और उसको दबाना भी नहीं चाहिए। कह रहा है इसका नाम ग्रीस के एरोपेगस हिल के नाम पर रखा गया है, जहाँ कोर्ट लगती, देखिए जहाँ कोर्ट लगती थी। याद रखिएगा, एरोपेडिका का नाम किससे पढ़ा गया इसका, एरोपेगस से, जो क्या था आपका, कह रहा है एक हिल पे लगता था कोर्ट, उसके यहाँ पे मतलब सिंबल से दिया गया आपका।
ये स्पीच के फॉर्म में लिखा गया है, स्पीच फॉर्म में मीन्स कह सकते हैं आप एक प्रकार से प्रोज के फॉर्म में ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है कह रहा है इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु किल्स मैकबेथ इन द फाइनल बैटल। कह रहा है कि शेक्सपियर के मैकबेथ में अंत में मैकबेथ को कौन मारता है, तो आप जानते हैं ये मारता है मैकडफ। याद रखिएगा एम मैकबेथ और यहाँ पे मैकडफ, मतलब मैकबेथ का मैक देखिए यहाँ पे डेथ, याद रखिएगा इसको, मैक की डेथ कौन करता है, मैकडफ करता है। कह रहा है विचेज ने कहा था कि मैकबेथ को कोई ऐसा नहीं मार सकता है जो किसी महिला से पैदा हुआ, उसका बोर्न हुआ हो और मैकडफ फ्रॉम हिज मदर बॉर्न। क्या ये अल्टीमेटली रिप्ड सी सेशन का यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, इसलिए वो उसे मार पाया। मतलब कहा गया है कि इसमें कहा गया था कि मैकबेथ को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकता है जो अपनी माँ के कोख से जन्मा हो। तो यहाँ मैकडफ जो था उसकी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया था, उसको क्या है ऑपरेशन के द्वारा उसको पैदा किया गया था, तो इसलिए उसको वो मार सकता है। याद रखिएगा उसको अच्छे से आप लोग। कह रहा है यहाँ पे मैकडफ को यहाँ पे थेन ऑफ फीफ, यहाँ पे 5 कह रहा है कि मैकडफ क्या था, थेन ऑफ 5 था और मैकबेथ का ट्रेगेस पला उसकी वोल्टिंग एम्बिशन थी। याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट है आपका, मैकडफ कौन था, थेन मतलब राजा कहाँ तक का था, 5 का था। और यहाँ पे क्या मैकबेथ का ट्रेगेस पला कैसे हुआ था, यहाँ पे उनकी वोल्टिंग एम्बिशन से उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा से हुआ था उनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका आगे यहाँ पे 33 नंबर का वर्ड्सवर्थ द एक्सर्शन, जो कि आपका 1814 में आया था, वॉज इंटेंटेड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्जर अनफिनिश्ड वर्क कॉल्ड। कह रहा है कि जो आप इनका वर्ड्सवर्थ का एक्सर्शन था जो कि 1814 में आया था, वो कह रहा है कि किसका एक मतलब जो बड़ा पार्ट है, तो पार्ट आपका यहाँ पर है आपके रेक्लूज का है। कह रहा है वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल वर्क द रेक्लूज लिखना चाहते थे, लेकिन वो उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाए थे। द प्रेल्यूड इसका इंट्रोडक्शन था, देखिए यहाँ पे बस प्रेल्यूड क्या था, इनका इंट्रोडक्शन था जो कि 1850 में ये पब्लिश किया गया था इनकी मृत्यु के बाद में, और इसमें पूरे 14 बुक्स थी। ठीक है, ये हिस्सा था। कह रहा है कि इसमें 9 बुक्स हैं जो एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई, किसमें थी, एक्सर्शन की बात किया गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें 9 बुक्स थी। कह रहा है गाल्सवर्थ द स्किन गेम, जो कि आपका 1920 डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। कह रहा है कि स्किन गेम क्या है, इसका थीम क्या है, किस मुद्दे पर लिखा गया है, तो इसका क्या था, कह सकते हैं यहाँ पे द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू वेल्थी मैन्युफैक्चरिंग क्लास से लिया गया, मतलब पुरानी परंपराओं से और आज की दुनिया से बताया गया, कंपेयर करना पहले होता नहीं था, लोग मतलब गोरा काला की बात करते थे, रंग भेद की बात करते थे, उसी बेस पे लिखा गया है। कह सकते हैं इसमें पुराने ज़मींदार हिलक्रिस्ट और नए अमीर फैक्ट्री मालिक हर्न ब्लोअर के बीच की लड़ाई और ईगो को इसमें दिखाया गया। कह रहा है कि इस प्ले का फेमस डायलॉग है इट इज़ अ स्किन गेम, क्या बस क्या सब कुछ त्वचा का ही खेल है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे की इज्जत उतारने पर उतर आते हैं। देखिए ये सोचिए, इट इज़ अ स्किन गेम का यहाँ पे मीनिंग दूसरा बनाया गया। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, मतलब क्या लोग इसमें एक दूसरे की इज्जत उतारने पर भी आ जाते हैं, मतलब क्या सबको बस क्या एक दूसरे का मतलब क्या है, स्किन को प्रकट करने का, सामने लाने का बहुत शौक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग हु से। जिस कह रहा है कि जीवन कुछ नहीं है, बस एक चलती फिरती क्या है, परछाई या एक कहानी है। ये लाइन क्या है, ये कौन कहता है, तो ये लाइन कहता है भैया मैकबेथ कहता है। ये लाइन मैकबेथ तब बोलता है जब उसकी अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ की मौत की खबर उसको मिलती है, तो ये लाइन वो बोलता है, वो दुखी होकर के टूट करके बोलता है। ये उसकी इनहिलिटी और डिप्रेशन को दिखाने का काम करता है। कह रहा है कि इस स्पीच को टुमारो एंड टुमारो स्पीच कहा जाता है। याद रखिएगा, ये लाइन जब भी आएगी टुमारो करके आएगा, तो भैया मैकबेथ से है और इसको मैकबेथ ने स्वयं बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है आपका, कह रहा है कि मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज एन, और कह रहा है कि सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन का वो क्या है, तो क्या एक प्रकार का क्लोसेट ड्रामा है। याद रखिए, क्लोसेट ड्रामा वो होता है जो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसे पढ़ने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि ये ग्रीक मॉडल कह रहा है कि सोफोक्लोस पर बेस्ड है। याद रखिएगा लाइन आपका, सोफोक्लोस बेस्ड है आपका। कह सैमसन की ब्लाइंडनेस मिल्टन की अपनी ब्लाइंडनेस का एक रिफ्लेक्शन मानी जाती है।
आगे पॉइंट है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन विच ईयर। कह रहा है कि किस वर्ष जो है वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो वर्ष था यहाँ पे 1843 था, याद रखिएगा। और इसी में क्या 1850 में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। और इनकी मृत्यु के बाद में द प्रेल्यूड जो है पब्लिश किया जाता है इनकी वाइफ के द्वारा, जिसमें 14 बुक्स होती हैं पूरी। कह रहा है कि यहाँ पे रॉबर्ट साउथी की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया। रखिएगा ये नाम याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो इस पोस्ट के लिए कोई ऑफिशियल पोएम रॉयल इवेंट्स पर नहीं लिखेंगे। उसकी कह रहा है कि उनके बाद, या कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ के बाद में लॉर्ड टेनिसन बने थे वहाँ के पोएट लॉरेट, ठीक। कह सकते हैं इनका बनना कब था, ये बने थे 1815 बने थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ बने थे 1843 में बने थे पोएट लॉरेट। बने थे किसके बाद, बने थे रॉबर्ट साउथी के बाद में ये बने थे। नेक्स्ट है आपका, कह सकते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 8 है। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिल्वर बॉक्स इन गाल्सवर्थीज प्ले ऑफ द सेम नेम। कह रहा है यहाँ पे सिल्वर बॉक्स का जो है गाल्सवर्थी का प्ले, उसका सेम नेम उसका क्या हो सकता है, क्या है। तो उसका यहाँ पे है आ सिल्वर सिगरेट बॉक्स भी उसका क्या है, नेम है। कह रहा है कि ये बॉक्स वार्थविक के घर पर चोरी होता है, जिसके लिए जॉन्स द यहाँ पे 4 वुमेन्स हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन्स को याद रखिएगा, जॉन्स को। कह रहा है गाल्सवर्थी ने इसके जरिए दिखाया कि जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिव इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। क्या जस्टिस को बताया कि प्रकार का मशीन है जो क्या होता है, जितनी तेज उसको जो कोई ढकेल सकता है वो उसका उतना वो हो जाता है। कहने का मतलब कि न्याय उसी का है जिसके पास धन दौलत है, और जो गरीब है उसके साथ में ना न्याय है ना कोई है, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे पॉइंट है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे शेक्सपियर्स 12th नाइट हैज एन अट्रैक्टिव, कह रहा है अल्टरनेटिव टाइटल व्हाट इज इट। कह रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट का इसका दूसरा भी टाइटल था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था व्हाट यू विल। ये कह रहा है कि शेक्सपियर ने ये छोड़ दिया था ऑडियंस के ऊपर कि इसका नाम ये कुछ भी दे सकते हैं, तो नाम दिया गया था इसका यहाँ पर व्हाट यू विल। कह रहा है शेक्सपियर ने अक्सर अपने प्लेस को 2 नाम दिए थे, इसे उन्होंने ऑडियंस की मर्जी पर छोड़ दिया था, जो भी उसको नाम से पुकारे। कह रहा है ये एक फेस्टिव कॉमेडी है जिसमें वाइल्ड और सेबेस्टियन जो ट्विंस थे, जो जुड़वा थे, की कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट टू होम इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग इन दीज लाइन। कह रहा है कि टू द सोल वॉज लाइक स्टार, कह रहा है कि आत्मा जो थी एक तारों के समान थी। ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए कही, तो ये लाइन कही गई है जॉन मिल्टन के लिए। और इसको कहाँ इन्होंने कहा, इसको यहाँ पे मिल्टन, यहाँ पे कहा गया लंदन 1802 में इसको कहा गया था, और इसी को टू मिल्टन करके भी बोला जाता है। उसमें उन्होंने ये बात कही थी, वर्ड्सवर्थ ने कही थी बात मिल्टन के लिए। वो मिल्टन की डिग्निटी और उनकी पवित्र आत्मा की तारीफ करने के लिए उन्होंने ये बात उनको ये कही थी, ठीक। और ये लाइन कहा गया ये कहा गया है सोनेट में, कहा गया किस सोनेट में कहा गया, ये कहा गया वर्ड्सवर्थ के सोनेट में लाइन कही गई है। कब कही गई है, ये कही गई लंदन 1802 में, यह कहा गया है टू मिल्टन में लाइन कही गई है। कह सकते हैं आगे यहाँ पे वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि मिल्टन की आत्मा वापस आए और इंग्लैंड को उसके भ्रष्टाचार से बचाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ आपका इम्पोर्टेंट आपका थोड़ा की है आपका। शेक्सपियर फेमस किसके लिए हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए, सोलिक्यूज के लिए और सोर्स ऑफ प्लेस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। मिल्टन ग्रैंड स्टाइल के लिए, बुक्स ऑफ यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट, और किसके लिए फेमस है, एलिजीज के लिए, जो कि आपका लिसिडस था आपका। वर्ड्सवर्थ कह रहा है ईगोस्टिकल सबलाइम के लिए, डिफिनेशन ऑफ पोएट्री एंड नेचर के लिए फेमस है। गाल्सवर्थी सोशल इम्पार्शियलिटी के लिए, लीगल टर्म्स एंड क्लास स्ट्रगल के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41 नंबर है। कह रहा है हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज हैविंग स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। कह रहा है कि शेक्सपियर को किसने कहा था स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, ये कह के किसने संबोधित किया था या उनका मजाक बनाया था। तो ये कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। कह रहा है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की फॉर्मल एजुकेशन पर चोट करते हुए ये कहा था, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे ज़्यादा
यहाँ पे पोएट, सबसे बड़ा पोएट इन्होंने खुद इनको माना है। जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। कह सकते हैं किसी मतलब एज या किसी समय के लिए नहीं, बल्कि वो सबके लिए, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे वो किसी एक उम्र के लिए नहीं है, मतलब एक उम्र के व्यक्ति के लिए नहीं है। उनकी पोएम सभी व्यक्तियों को या सभी उम्र के लोगों को अच्छी लगती है, ऐसा कहा गया इनके द्वारा। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 इन व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेम्प्ट यू। कह रहा है कि यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9 में किस प्रकार सैटर्न जो है यू को मतलब यहाँ पे उसको पथभ्रष्ट करता है, ठीक है, या उसके अंदर क्या है ऐसी इच्छा लाता है जो खुद अपना वो पतन करने के लिए आगे बढ़ जाए। तो ये कहा गया है आपका सरपेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कह रहा है बुक नंबर 9 में जो है सैटर्न खुद को एक बना लेता है सांप, और सांप बन के क्या उसके कान में जाकर कहता है कि उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी, तुमको शक्ति मिलेगी, ऐसा वो कहा है, जो सांप बन के बताता है यहाँ पे। कह रहा है कि शैतान ने एक सांप के रूप लिया ताकि वो यू को फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए मना सके। कह रहा है शैतान का पतन उसके प्राइड की वजह से हुआ है, जबकि एडम और यू का पतन हुआ था डिसऑबिडियंस। याद रखिएगा इसको, डिसऑबिडियंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ पोएम द लीच गैदरर इज आल्सो नोन बाय व्हाट टाइटल। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम लीच गैदरर को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो ये था आपका रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये था लीच गैदरर का दूसरा ये नाम है, ठीक है आपको। कह रहा है इस पोएम में वर्ड्सवर्थ एक बूढ़े आदमी से कहते हैं लीच कहते हैं, मतलब कि जोंक को इकट्ठा करने वाले से मिलते हैं, जिसका संघर्ष देखकर उन्हें जीवन में दृष्टता सॉल्यूशन की प्रेरणा मिलती बताया गया यहाँ पे। ये पोएम रिम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है, रिम रॉयल स्टैंजा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि रिम रॉयल में आप लोग इसमें 7 लाइन्स होती हैं, देखिए इसको अच्छे से आप लोग। तो आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर विच गर्ल्सवर्दी प्ले शोज आ कम्प्लीट बिटवीन द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल। कह रहा है किस जो है अपने मतलब ये प्ले में कम्प्लीट दिखाते हैं किसका, आइडियल का और प्रैक्टिकल का, आदर्श और व्यवहारिक की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये था आपका द पिजन, जो कि आपका 1912 में आया था। कह रहा है कि इसमें एक आर्टिस्ट क्रिस्टोफर विलविन की कहानी है जो बहुत ज़्यादा आगे देखिएगा आप सब। कह रहा है कि इसमें एक आर्टिस्ट क्रिस्टोफर विलविन की कहानी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दयालु जनरस है, और कैसे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, देखिए बताया गया आपका। ये रियल में भी है कि अगर आप ज़्यादा जनरस होते हैं या ज़्यादा अच्छा बनते हैं तो लोग फ़ायदा आपका उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर फिर भी क्या अपने अच्छाई को आप कभी मत खोजिएगा, कभी किसी के व्यवहार को देख करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर गर्ल्सवर्थी ने इसमें दिखाया है कि चैरिटी हमेशा काम नहीं आती है अगर सिस्टम ख़राब। कर सकते हैं अगर आप हमेशा अच्छा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वापस वो आपको मिले। अगला पॉइंट है आपको, कह रहा है यहाँ पे इन एज यू लाइक इट हु सेज ऑल द वर्ल्ड्स आई स्टेज। कह रहा है कि एज यू लाइक इट में ऑल द वर्ल्ड्स इज आई स्टेज ये लाइन कौन बोलता है, ये लाइन बोलता है जैक्स। ये लाइन बोला गया है जैक्स के द्वारा। कहाँ बोला गया, ये बोला इसने कहाँ बोला है, इसको बोला गया है 7 एजेज ऑफ मैन, मतलब कि क्या है 7 स्टेज इन्होंने बताया मैन के बारे में बोला, ऐसा बताया गया। कह रहा है कि जेकस एक मिलांकली उदास करेक्टर है जो इंसान के जीवन की 7 स्टेज 7 एज ऑफ मैन की यहाँ पे क्या है वर्णन करता है, उसके बारे में वो बताता है। यहाँ पे ये प्ले फेस्टिवल कॉमेडी की कैटेगरी में आता है जहाँ आर्डन के जंगल में सेटिंग है, ठीक याद रखिएगा। फॉरेस्ट ऑफ ये बताया गया आर्डन, याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। एज यू लाइक इट में लाइन कही गई है, इसका मीनिंग क्या होता है कि दुनिया क्या एक रंगमंच है और हम सब क्या उसके पास एक रोल प्लेयर है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मिल्टन्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज आ और एन। कह रहा है कि मिल्टन का ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी क्या है, ये एक प्रकार का ओड है,
आप जानते हैं वुड मीन्स होता है प्रशंसा करने की, ये क्या है मीनिंग दिखाता है वुड मीन्स। यहाँ बताया गया आपका कह रहा है कि ये मिल्टन की सबसे पहली पोएम है, मानी जाती है, जो उन्होंने क्रिसमस के मौके पर लिखी थी। ठीक है, और कब लिखा था इसको? उन्होंने लिखा था अपने 21 वर्ष की उम्र में ही लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है वर्ड्स वर डैफोडिल आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड इज सेट इन विच लोकेशन। कह रहा है कि डैफोडिल, इसकी मीनिंग देखिए आपका ये, या इसके कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार का ये सब टाइटल यहाँ पर है। कह रहा है कि ये कहाँ की मतलब पंक्ति है, कहाँ है उन्होंने पोएम इसको लिखा था। तो ये है भैया आपका लेक डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम लोग ग्रेस मेयर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने कह रहा उल्स लेक के किनारे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये यहाँ पे फूल देखा था। क्या देखा था? डैफोडिल फ्लावर देखा था। ठीक है, कह रहा है इस पोएम में 10,000 सा एट अ ग्लेंस, ये लाइन देखिए बड़ी फेमस है। जब भी लाइन आएगी तो तुरंत कहाँ जाएंगे हम लोग लेकर के बात होगा अपनी डैफोडिल के पास में। ठीक है, में हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच को भी यहाँ पर दिखाया गया। आप जानते हैं, कह रहा कि मैंने एक नज़र में 10,000 फूलों को देखा। तो जानते हैं हाइपरबोली क्या होता है? बड़ी बड़ी बातों को बताने वाला होता है, जिसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति, मतलब जो उचित नहीं, जो सच नहीं, वो ऐसी बातें उसके बारे में करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्थी डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ एन आइडलिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि किस प्ले में गाल्सवर्थी के दिखाया गया ट्रेजेडी, किसमें? आइडलिस्ट, इसे कहते हैं हम लोग यथार्थवादी, मतलब बताया गया इसमें बिजनेस का। तो बताया गया आपका फॉरेस्ट कब लिखा गया था? आपका 1924 में लिखा गया था। देखिए ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है, खास करके गाल्सवर्थी का ईयर जो है, या अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका आप अच्छे से गौर करिएगा, ईयर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, जिससे कोई गलती आप सबसे ना हो। कह रहा है कि इसमें फाइनेंस और मॉरलिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। ठीक है, कह रहा है गाल्सवर्थी अक्सर दिखाते हैं कि पर्सनल आइडियलिज्म कैसे सोसाइटी रियलिटी से टकराती है, क्योंकि पर्सनल आपकी कुछ अलग सोच है, समाज की कुछ अलग परंपराएं हैं, तो टकराना तो उसका वो निश्चित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द ग्रेव डिगर सीन। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में हम ग्रेव डिगर सीन पाते हैं? ये पाते हैं, आप जानते हैं, इसको पाते हैं आप हैमलेट में। ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है कि ये सीन एक्ट 5 सीन फर्स्ट में है, जो यहाँ पे कॉमिक रिलीफ का काम करता है ट्रेजेडी के बीच में। कह रहा है कि इसी सीन में हैमलेट देखिए यहाँ पे योरिक के खोपड़ा या खोपड़ी को देखकर मौत की सच्चाई पर बात यहाँ पर करता है। देखिए योरिक भी यहाँ पे एक बहुत अहम किरदार कैरेक्टर है। ठीक है, जो पूछता है कि किस प्ले में, तो मिल्टन प्ले में ही। आपका ध्यान रखिए इसको अच्छे से आप लोग। कह रहा है द माइंड इज इट्स वन प्लेस एंड इट इन इटसेल्फ कैन वी मेक हेवन और ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन हु सेजेस। कह रहा है हमारा दिमाग ही कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे वी कैन मेक अ हेल ऑफ मतलब हेवन, मतलब क्या, हम लोग नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को यहाँ पे हम लोग नरक मान लेते हैं। ये आपका ये मन ही हमारा, ये लाइन कहा गया है सैटर्न के द्वारा, और ये कहता है पैराडाइज लॉस्ट में, और कहता है बुक फर्स्ट में लाइन है, बोलता है यहाँ पर। ये कह रहा है कि यहाँ पर सैटर्न ने तब कहा जब वो पहली बार हेल नरक में गिरता है, यह देखने के लिए कि उसकी विल पावर कितना मजबूत है। ठीक है, कह रहा है ये लाइन मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक मजबूती, और यहाँ पे डिफिशियंस जिसे कहते हैं यहाँ पे बगावत का सबसे बड़ा यहाँ पे उदाहरण है। देन आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट। कह रहा है यहाँ पे पॉइंट है आपका, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ऑथर यहाँ पे मास्टर की आपका है। शेक्सपियरियन किसके लिए फेमस से आपके हैं? ट्रेजेडी के लिए, सोनेट के लिए, सोलिकीज के। मिल्टन इपिक के लिए, ब्लैंक वर्स के लिए, ग्रैंड स्टाइल के लिए, रिलीजन के लिए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ हैं नेचर के लिए, लिरिकल बल्लेट्स के लिए, यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज जो बताया गया था स्पॉन्टेनियस फ्लो। गाल्सवर्थी हैं प्रॉब्लम प्लेस के लिए, लॉ के लिए, पॉवर्टी, और यहाँ पे वेल्थ के लिए। तो देख लीजिए ये आपके 50 क्वेश्चन इस प्रकार से पूरे हो गए। अगर आप लोग इसको गौर से अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि इसमें से आपको 5 या यहाँ पे 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जो है सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप हमसे और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल आज सुखी आप सब्सक्राइब, आज सुखी एकेडमी
आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नए से वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। यदि कोई आपको इसमें कमी या कोई बात आपको लगती है जो आपको एक्स्ट्रा पूछना है, या जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ, उसके लिए आप कमेंट करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।